हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल युक्ति विद्या पे। आज हम करेंगे पीपल एज अ रिसोर्स चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। विदाउट डिलेइंग शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड में हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है। वैसे तो आपके लिए पढ़ना हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी पूरा चैप्टर पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मगर अगर हम लास्ट मिनट में बात करें कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे पेपर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पीपल एज अ रिसोर्स, जो कि चैप्टर का नेम है। हमें पता है कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, अब कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास कोई स्किल है, ठीक है, या फिर उसके पास कोई एबिलिटी है और वो जो काम करता है उसमें उससे कंट्रीब्यूशन होती है कंट्री की नेशनल इनकम में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, जैसे अगर हम डेफिनेशन देखें इसमें कि कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने वर्किंग पॉपुलेशन बोली है। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई लिटिल इन्फेंट है तो मैं वो बोल दूं कि वो ह्यूमन रिसोर्स है। नो, अभी वो ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, वो जब एक वर्किंग पॉपुलेशन की एज में आ जाएगा, जो कि कितनी है, 15 टू 69, 15 टू 59, ठीक है, ये है हमारी वर्किंग पॉपुलेशन। जब इस एज की कैटेगरी में आ जाएगा उसे हम वर्किंग पॉपुलेशन बोलेंगे। और उनकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स, ठीक है, वो कितना प्रोडक्टिव काम कर रहा है, ठीक है, उसकी एबिलिटीज क्या है जिससे वो कंट्री की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन करे, उसे हम बोलते हैं पीपल एज अ रिसोर्स। ठीक है, व्हेन कहते हैं कि एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स और पीपल ऑफ अ कंट्री इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ अ कंट्री जस्ट लाइक अ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, सिंपल सी बात है, कोई भी कंट्री, ठीक है, वो डेवलप्ड तभी कहलाएगी जब वहाँ के जो ह्यूमंस हैं वो एजुकेटेड होंगे, वो हेल्दी होंगे। क्यों? क्योंकि एक एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग और हेल्दी ह्यूमन बीइंग कंपैरेटिवली ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा कंट्री में रादर देन अनहेल्दी और अनएजुकेटेड पीपल। ठीक है, उनको नॉलेज ज्यादा होगी, उन्हें स्किल ज्यादा होगी, तो वो अपनी जो है एफिशिएंसी को बढ़ा पाएंगे, जिससे जो है कंट्री की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो है इंक्रीमेंट लगेगा। मीन्स इसीलिए हम पीपल को एज अ रिसोर्स बोलते हैं, बिकॉज जो कोई भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, कोई भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कंट्री के लिए एसेट होती है रेदर देन लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर पॉपुलेशन नहीं होगी तो हम बाकी के जो 3 रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज ही नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन जो है इंटेलेक्ट और ह्यूमन नॉलेज ही है जो बाकी के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज में लाती है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए वहां की ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। अभी मैंने बात करी थी ऊपर कि ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट कैसे है, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज में जो लैंड है, लैंड इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज में आता है, जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया। और अगर मैं फिजिकल कैपिटल की बात करूं तो इसमें आ जाते हैं टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। वेयर एज जो नॉलेज एंड स्किल है एंटरप्राइज या किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की, वो इन जो 2 रिसोर्सेज हैं, इन 3 रिसोर्सेज हैं, इनको जो है वो बाइंड करती है और प्रोड्यूस करती है कोई भी आउटपुट ह्यूमन यूज के लिए। देखो ना, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास लैंड है, ठीक है, मेरे पास उस पर काम करने के लिए जो है मशीन भी है, लेकिन वो लैंड और मशीन का यूज अगर ह्यूमन होगा तभी हम कर पाएंगे ना। अगर ह्यूमन ही नहीं है, ह्यूमन के पास उसकी नॉलेज ही नहीं है, उसे कैसे यूज करना है, या इंटेलेक्ट ही नहीं है, तो हम कोई भी जो है प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डिफरेंट है बाकी रिसोर्सेज से। क्यों? क्योंकि ये सुपीरियर हम इसे बोलते हैं, क्योंकि जो लैंड और फिजिकल कैपिटल है इसको ये यूज में लाता है। ओके, समझ गए? विदाउट ह्यूमन इंटेलेक्ट हम बाकी के रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है, क्योंकि हमने पढ़ा है चैप्टर में कि एजुकेशन एंड हेल्थ, ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए हमने पढ़ा था एग्जाम्पल में कि जो जापान एक ऐसी कंट्री थी जिसने ह्यूमन रिसोर्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करा, और आज के टाइम पे जापान इज डेवलप्ड नेशन। ठीक है, वो कितनी ज्यादा एडवांस है, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी मशीन्स हैं, हम ज्यादातर देखते हैं कि वो जापानीज टेक्नोलॉजी की होती है। और वो क्यों है, कैसे है? क्योंकि वहाँ का जो ह्यूमन है उनके पास स्किल बहुत है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास जो है क्रिएटिव थिंकिंग है। वो कैसे आई है? एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, तो कहते हैं एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर देम। हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है तो एजुकेशन हमें हेल्प करेगी उसको एक बेटर वे में यूज करने के लिए। दूसरा ये कि एजुकेशन एंड स्किल मेजर डिटर्मिनेंट्स है फॉर अर्निंग एनी इंडिविजुअल इन मार्केट। कोई भी मार्केट में हमने काम करना है, उस काम करने के लिए हमें स्किल चाहिए, एजुकेशन चाहिए। विदाउट एजुकेशन हम जो है वो मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं होगी। वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विद द मेन। ठीक है, अब जो वुमेन है उनको भी सेम एज अ मैन मिलता है अगर वो एजुकेटेड एंड स्किल्ड है। नहीं तो जो वुमेन है वो उनको बहुत सफर करना पड़ता है, जो अनएजुकेटेड वुमेन है उनको जो है मैन के मुकाबले कम जो है वेजेस मिलते हैं।
नेक्स्ट आ गया एजुकेशन ओपन्स न्यू हॉरिजन फॉर इंडिविजुअल्स, प्रोवाइड देम न्यू एस्पिरेशंस एंड डेवलप वैल्यूज ऑफ लाइफ। ठीक है, देखो एजुकेशन मैंने अभी बताया था जापान की एग्जांपल में कि एजुकेशन न्यू हॉरिजन्स ओपन करती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, उन्हें न्यू एस्पिरेशंस देती है। ठीक है, डेवलप वैल्यूज ऑफ लाइफ के लाइफ वैल्यूज डेवलप करती है। तो इस वे में जो एजुकेशन है वो हेल्प करी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। इट ऑल्सो एनहांस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। ऑब्वियस सी बात है, एक मोर एजुकेटेड पर्सन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नमेंट को रन कर पाएगा रेदर देन अनएजुकेटेड, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं होगी। ठीक है, अगर उसको नॉलेज नहीं है कि किसी भी कंट्री को कैसे रन करना है, तो वो अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में कंट्री को रन नहीं कर पाएगा, और जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि करप्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई नेपाल में। अभी हमने रिसेंटली नेपाल में जेन जी का जो है वो रिवोल्ट देखा। वो क्यों था? क्योंकि उनके जो लीडर्स थे वो बहुत पुराने, वही ओल्ड लीडर्स, ठीक है, उनमें से चलो एजुकेटेड भी होंगे, बट कुछ जो चीज़ें हैं वो टाइम के साथ हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है, और एजुकेशन इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आ गया इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ठीक है, हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि कैसे जो है वो जो नॉलेज थी उसकी वजह से हम ग्रीन रेवोल्यूशन ला पाए। जब आज़ादी के बाद, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास जो है खाने के लिए अनाज नहीं था। ठीक है, तो हमारे जो है यहाँ के जो साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन, जिन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, उन्होंने जो है एक HYV सीड्स बनाए, जिससे क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया। वो क्या था? उनकी नॉलेज और उनका जो है एजुकेशन था, जिसने उन्हें इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए जो है वो हेल्प करी। ठीक है, जिससे क्या था कि न्यू टेक्नोलॉजी आई एग्रीकल्चर में, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई और हम जो है ज़्यादा अनाज जो है वो उगा पाए सेम फील्ड ऑफ लैंड पे। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमने एजुकेशन डिस्कस कर लिया, अब हेल्थ कैसे जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती है। हमें पता है हमें पता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्थ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएंगे, फिजिकली भी मेंटली भी। ठीक है, और जो है एक हायर आउटपुट दे पाएंगे और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। वेयर एज जो अनहेल्दी, देखो सिंपल सी बात है, अगर हम इल फील कर रहे हैं उस टाइम पे या उस दिन जिस दिन हम थोड़ा बीमार फील करते हैं, तो हम जो है हमारी वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, हम अच्छे तरीके से काम अपना नहीं कर पाते, भले वो फिजिकली हो भले वो मेंटली हो। ठीक है ना, मेंटली भी अगर हम इल हैं या हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस है, तो हमारी एफिशिएंसी जो है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। सो इससे क्या होता है कि हमारा जो काम है वो हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपना वर्क ही अगर अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, तो जो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ की कंपनी की भी जो है ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अगर कंपनी की ग्रोथ स्लो है तो उनकी इनकम भी स्लो होगी। ठीक है, इनकम भी कम होगी। अगर इनकम कम है तो जो है नेशनल इनकम भी कम होगी। ठीक है ना, सो इस वे में ह्यूमन की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि अगर कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा एफिशिएंटली अपनी जो है वो ड्यूटीज परफॉर्म कर पाएगा और एक वैल्यूएबल एसेट कहलाएगा किसी भी कंट्री के लिए, रेदर देन लाइबिलिटी। क्योंकि देखो लाइबिलिटी, अगर कोई अनहेल्दी पर्सन है वो किसी भी कंट्री के लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो तो वो यूज़ करेगा ही, लेकिन उसके बदले वो अपनी आउटपुट जो है उसकी जीरो हो जाएगी। अब आउटपुट जीरो है बट वो कंजम्पशन उसकी जो है वो बढ़ी जा रही है, तो इससे क्या होगा, वो कंट्री के लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस वे हेल्थ जो है वो हेल्प करती है, रोल प्ले करती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ। पहले हमने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अब ये है कि इंडिविजुअल की लाइफ में हेल्थ कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसमें क्या है, हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स इंडिविजुअल टू रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। ऑब्वियस सी बात है कि जो हेल्थ है वो हमें हेल्प करती है हमारे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए और इलनेस को फाइट करने के लिए। वेयर एज जो अनहेल्दी इंडिविजुअल है वो अपनी आउटपुट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे हमने स्टोरी पढ़ी थी विलास और क्या था उस दूसरे का नाम, मेरे को नाम भूल गया। सो विलास वाली जो हमने स्टोरी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि जो एक चाइल्ड है वो बहुत हेल्दी था। ठीक है, वो स्कूल गया, उसने अच्छी एजुकेशन ली, वो इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर बना। वेयर एज जो उसका ही सेम क्या बोल सकते हैं कि सेम एज ग्रुप का जो इंडिविजुअल था बच्चा, उसने क्या करा कि उसकी जो हेल्थ है सही नहीं थी। ठीक है, उसकी फैमिली कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, उसके पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, जिससे क्या हुआ कि वो वीक हुआ। ठीक है, अच्छा उसे काम नहीं मिल पाया, और अच्छा काम नहीं मिल पाया तो उसे अपनी मदर की तरह ही जो है वो फिश बेचनी पड़ी। सो इससे क्या हुआ, उसकी इनकम जो है वो लो रही, उसकी फैमिली वही पॉवर्टी के साइकिल में रही। सो इससे हमने क्या देखा कि जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल के आउटपुट में। ठीक है, कहते हैं कि इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इंप्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। हमें भी पता है कि हमारी कंट्री में भी जो है वो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करने के लिए, चाइल्ड केयर को इंप्रूव करने के लिए। बिकॉज ये जो आज का जो छोटा बच्चा है वो हमारा आने वाला फ्यूचर है। ठीक है, अगर आप हो, आप टीनेजर्स हो, आप आने वाले फ्यूचर हो हमारे। ठीक है, आपकी हेल्थ कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप हमारे एसेट हो।
अगर आप एसेट रहें हमारी कंट्री के, इसीलिए हमें आपकी हेल्थ का ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। हमें मीन्स एज ए नेशन इसीलिए जो है गवर्नमेंट काफ़ी सारी न्यूट्रिशनल स्कीम्स चलाता है, चाइल्ड केयर स्कीम्स चलाता है, जिससे जो है मदर और चाइल्ड जो इन्फेंट चाइल्ड हैं उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिल पाए। ठीक है। सो इंक्रीज इन द लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑब्वियस ही बात है कि जब किसी भी इंडिविजुअल की जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी, लंबी उम्र होगी, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा। ठीक है। हेल्दी होगा तो वो ज़्यादा फिजिकली फिट होगा, वो मोर एफिशिएंटली अपना काम कर पाएगा। सो इसी वे में हेल्थ जो है इंडिविजुअल की वर्क लाइफ में भी अफेक्ट करती है। ठीक है। सो नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं अभी यहीं पे स्टार मार्क कर देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। कोई भी एक्टिविटीज जो हमारी इकोनॉमी में, हमारी नेशन में हो रही है, वो इन्हीं सेक्टर्स से जो है वो रिलेटेड होंगी, वो किसी ना किसी एक कैटेगरी की ही एक्टिविटी होगी। ठीक है। बाकी के हम क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे। देखो अब ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो तो हम डिस्कस करेंगे। जो पहले जैसे ये 7-8 क्वेश्चंस, 6-7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत इजीली आपको बुक में अवेलेबल हो जाएंगे, इजीली आप ढूंढ लोगे अगर आपने खुद से भी करना हो। बट जो एंड वाले क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स, तो ये जो क्वेश्चंस है इनके बारे में डायरेक्टली बुक में नहीं बताया गया। ठीक है। इनडायरेक्ट वे में, तो इसका आंसर हमें खुद फॉर्म करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके क्वेश्चंस लेके आती हूँ। सो आप वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये तो हमें पता है कि बेसिक, अब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। ये 3 मेन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जिसमें क्या है, रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो इन्हीं सेक्टर्स में होंगी, और इनमें जो भी एक्टिविटीज होंगी वो क्या करेंगी, ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम में एक वैल्यू ऐड करती हैं। ठीक है। इसीलिए हम इन एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और अब अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूं, तो प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से। ठीक है। एग्रीकल्चर और उसके रिलेटेड मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज के साथ रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। ठीक है। अब जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, माइनिंग, क्वेरिंग, तो ये सारी चीजें क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आती है। ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या है, ये है मैन्युफैक्चरिंग और रिलेटेड एक्टिविटीज। मीन्स जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को फिनिश्ड गुड्स में, फिनिश गुड्स में हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, उस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को, जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। सो ये जो है वो किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। और अगर मैं बात करूँ टर्शियरी सेक्टर, इसमें क्या आता है, दैट इज ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस। सो अब देखो हमने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, ठीक है ना। अब इंडस्ट्रीज ने फिनिश गुड्स जो है वो मतलब बना ली, किसमें से, नेचुरल रिसोर्सेज में। लेकिन अब उन रिसोर्सेज को जो उन्होंने ट्रांसफॉर्म करा और जो हमारे पास गुड्स बन के आई, अब उनको मार्केट तक पहुंचाना भी तो है। सो मार्केट तक कौन पहुंचाएगा, कैसे पहुंचाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ठीक है। सो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन क्या है, टर्शियरी सेक्टर, जो बाकी के 2 सेक्टर्स को जो है वो हेल्प करता है मार्केट तक पहुंचाने के लिए, जिसमें ट्रेड आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन, ठीक है, बैंकिंग, एजुकेशन, ये सारी चीजें। अब ये थे हमारे 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हम बात करें, हमने अभी 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़े, उसके रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज थी वो कौन सी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब नॉन इकोनॉमिक कौन सी हुई, इकोनॉमिक का उल्टा। मीन्स इकोनॉमिक से हमें जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी जो किसके लिए करें, फॉर मनी, वो कौन सी हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीन्स जहाँ पे हमें कोई मॉनेटरी गेन हो, मॉनेटरी गेन हो। ठीक है। और जो एक्टिविटीज हम अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं, मीन्स जहाँ पे हमें कोई मॉनेटरी गेन नहीं होता, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन अगर देखें कि दीज आर द एक्टिविटीज डन फॉर पे और प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट के लिए हम एक्टिविटीज जो कर रहे हैं हम उन्हें क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे सेलिंग वेजिटेबल्स, रनिंग अ शॉप, वर्किंग इन अ कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, ये सारी क्या है, मार्केट एक्टिविटीज भी हम इन्हें बोलते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे है क्या है कि दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी एंड आर काउंटेड इन नेशनल इनकम। मीन्स अब ये जो एक्टिविटीज है इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है, मनी का आदान प्रदान हो रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे क्या होती है, हमारी नेशनल इनकम में इंक्रीज होता है। और अगर मैं नॉन इकोनॉमिक या नॉन मार्केट एक्टिविटीज की बात करूं, तो दीज आर नॉट डन फॉर मनी बट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एग्जांपल, अ फार्मर ग्रोइंग फूड जस्ट फॉर देयर फैमिली और समवन बिल्डिंग देयर ओन हाउस। ठीक है। अब कोई जो पर्सन है, जैसे फार्मर हो गया, वो बेचने के लिए नहीं, ठीक है, प्रॉफिट के लिए नहीं, जो है वो अनाज उगा रहा है, सिर्फ अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगा रहा है, तो दैट इज व्हाट, अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि यहाँ पे मनी का गेन नहीं होगा, मनी का एक्सचेंज नहीं होगा। और इसमें क्या है, जैसे कंज्यूमिंग और प्रोसेसिंग थिंग्स यू प्रोड्यूस्ड, जैसे ग्राइंडिंग योर ओन व्हीट। अब ग्राइंडिंग, अगर मैं खुद की जो है कनक पीस रही हूँ, तो वो क्या है, मेरे लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए, इसमें मनी का जो है वो एक्सचेंज नहीं हुआ, दैट इज वाई दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट आ गया हमारा व्हाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन दी लो पेड वर्क। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं जो हमने खुद से बनाने हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी यहाँ से, क्योंकि खुद से जो है वो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये अब आपके लिए बना बनाया मटीरियल है, आपको बस पढ़ना है, समझना है और याद करना है। अब वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। हमें भी पता है कि देखो, अब आपकी जो मदर है अगर वो हाउस वाइफ है, ठीक है, अब वो अगर हाउस वाइफ हैं तो क्या उन्हें घर का काम करने के लिए मनी मिलती है? ठीक है, कोई इनकम है उनकी? नहीं ना, नो। बट जब वो वुमेन मार्केट में आती है, ठीक है, लेबर मार्केट में एंटर करती है, तो उसको उसके काम के लिए जो है वो पेमेंट मिलती है, पे करा जाता है। सो देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटर्मिन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। अब उनकी अर्निंग भी कैसे डिटर्मिन होगी? जैसे मैन की डिटर्मिन होती है, दैट इज एजुकेशन और स्किल, सिंपल। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मेजोरिटी ऑफ द वुमेन है उनकी जो एजुकेशन है वो बहुत मीगर है और लो स्किल है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो फैमिलीज़ में चलो आज के टाइम पे तो सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है, मगर अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो पुराने टाइम में जो वुमेन है उनको ज़्यादा एजुकेशन जो है वो नहीं दी जाती थी। ठीक है, फैमिली को ये होता था कि एक पर्टिकुलर एज हो गई, अब ये मैरिज की एज हो गई तो उसकी शादी कर दो कि पढ़ के क्या करेगी। सो क्योंकि मोस्ट ऑफ दी वुमेन, अगर हम मेजोरिटी में देखें, आज भी जो वुमेन है, ज़्यादा वुमेन कम एजुकेटेड है इन कंपैरिजन टू मेन। और अगर वो कम एजुकेटेड है उनकी स्किल भी लो है। और अगर मैं 2011 का सेंसस देखूँ तो लिटरेसी मेल्स की 16.1% है, अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो वो क्या है, 14.2। अब ये 14.2% भी अर्बन एरियाज की है। ठीक है, अगर मैं रूरल एरियाज की बात करूँ, ये वहाँ पे उससे भी हाई है, मीन्स उससे भी कम है। क्योंकि जो अर्बन एरियाज में अभी फिर भी जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े एजुकेटेड हैं, अपनी गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करते हैं, मगर रूरल एरियाज में वुमेन को एजुकेशन जो है वो इतनी नहीं दी जाती। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे 16% मैन जो हैं वो एजुकेटेड हैं, वेयर एज फीमेल जो है सिर्फ 14% एजुकेटेड है, मीन्स लिटरेट है। अब इसके कारण क्या है, वुमेन को जो है वो कम पेमेंट मिलेगी इन कंपैरिजन टू मेन। मोस्ट ऑफ दी वुमेन वर्क, अब जहाँ पे जो वुमेन वर्क करती हैं ज़्यादातर, वहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उनकी, उनमें कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। अब एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर्स में जो है वो बहुत इरेगुलर है, कभी काम मिल गया कभी नहीं मिला। ठीक है, इनकम बहुत ज़्यादा लो है। अब इससे क्या है, बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, जैसे मैटरनिटी लीव हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, या और कोई भी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं है। तो इससे क्या होता है, अब जब लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन और स्किल के कारण जो है वुमेन को इन सभी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और मोस्ट ऑफ द वुमेन जो है वो ज़्यादातर लो पेड वर्क्स में ही एम्प्लॉयड रह सकती है। अंडरस्टूड। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल अगर वो कोई इनकम जो है उसकी नहीं है तो क्या हम उसे अनएम्प्लॉयड बोलेंगे? ठीक है, ऐसा नहीं है। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जब कोई भी इंडिविजुअल जो काम करने की एज का है, मीन्स 15 से लेके 59 ईयर्स एज का है और वो काम करना चाह रहा है, हु इज विलिंग टू वर्क एट गोइंग वेजेस। ठीक है, मीन्स इस टाइम पे मार्केट में जो वेजेस मिल रहे हैं वो वेजेस के ऊपर वो काम करना चाह रहा है। ठीक है, और उसकी काम करने की एज है, मगर उसे वो कोई जॉब नहीं मिल पा रही, तो हम उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ। अगर ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी किसी भी कंट्री में तो हम उस कंट्री को बोलेंगे कि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, बिकॉज वो अपनी जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको जॉब ही नहीं मिल पा रही, उनको इनकम ही नहीं प्रोवाइड कर पा रही। सो दैट इज़ वाई, दैट इज मीन्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ही नहीं हो रही है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो उतना जो जॉब मार्केट में जो लेबर है उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। इट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लेबर फोर्स, मीन्स जितनी भी लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स में यही नहीं कि सिर्फ जो काम करने डेली वेज वाले वर्कर या लेबर जो कंस्ट्रक्शन का काम है, लेबर में यहाँ पे सभी इंडिविजुअल आते हैं जो जॉब करते हैं, भले वो टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, मीन्स डिफरेंट फील्ड के जो है इंडिविजुअल्स वो भी लेबर में ही आते हैं। मीन्स वो सारी लेबर फोर्स, ठीक है, उसका टोटल परसेंटेज दैट इज विदाउट वर्क बट एक्टिवली लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। वो एक्टिवली जो है वो जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें जॉब मिल नहीं पा रही, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? वो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, उस सिचुएशन को। और समवन टू बी कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड दे मस्ट बी विलिंग एंड एबल टू वर्क। ठीक है, वो विलिंग होने चाहिए और एबल होने चाहिए काम करने के। अगर मैं बोलूँ कोई 60 ईयर्स ओल्ड पर्सन जो है वो बोल रहा है कि मेरे को जॉब चाहिए, ठीक है, तो क्या मैं बोल और उसको जॉब मिल नहीं पा रही, क्या मैं उसे अनएम्प्लॉयमेंट बोलूंगी? नो। क्यों? क्योंकि ये जो एज है, इस एज में उसकी एफिशिएंसी जो है वो नहीं है, वो काम नहीं कर पाएगा उतने अच्छे तरीके से। सो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। मीन्स जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना, 15 to 59, वो अगर काम ढूंढ रही है और उन्हें नहीं मिल रहा है तो हम उन्हें अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल है स्टोरी ऑफ साकाल एंड विलास। अब इसमें क्या था कि जो विलास था वो काम करना चाह रहा था लेकिन उसे काम नहीं मिला, वो अनएम्प्लॉयड रहा। वेरएज जो साकाल था उसने अच्छी एजुकेशन ली, ठीक है, वो कंप्यूटर इंजीनियर बना, उसे जॉब मिली। वेरएज जो विलास था वो हेल्थ वाइज अच्छा नहीं था, उसकी एजुकेशन भी बहुत लो थी, जिस कारण जो उसे एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाई, इसलिए उसे अपनी मदर के साथ ही काम करना पड़ा, वो बाद में, लेकिन पहले वो अनएम्प्लॉयड रहा। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि पीपल विदाउट जॉब आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल है ये। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गाइज्ड और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अब कोई स्टोरी ऑफ साकाल एंड विलास। अब इसमें क्या था कि जो विलास था वो काम करना चाह रहा था लेकिन उसे काम नहीं मिला, वो अनएम्प्लॉयड रहा। वेरएज जो साकाल था उसने अच्छी एजुकेशन ली, ठीक है, वो कंप्यूटर इंजीनियर बना, उसे जॉब मिली। वेरएज जो
विलास था वो हेल्थ वाइज अच्छा नहीं था, उसकी एजुकेशन भी बहुत लो थी, जिस कारण जो उसे एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाई, इसलिए उसे अपनी मदर के साथ ही काम करना पड़ा, वो बाद में, लेकिन पहले वो अनएम्प्लॉयड रहा। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि पीपल विदाउट जॉब आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल है ये। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अब कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो सीजन के टाइम पे हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिले, मतलब इसका मतलब ये है कि ये कब होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब ज़्यादातर जो है लोग पर्टिकुलर मंथ के टाइम पे उन्हें काम नहीं मिल पाए, पर्टिकुलर सीजन के टाइम। ये वाली प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर हमें रूरल एरियाज, वैसे तो अर्बन एरियाज में भी कभी कभी हम ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है, ज़्यादातर, बट ये रूरल एरियाज में देखने को मिलती है। बिकॉज पीपल जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज अब सर्टन बिजी सीजन ऐसे हैं, जैसे सोइंग सीजन हो गया या हार्वेस्टिंग सीजन हो गया, वीडिंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, इस टाइम पे लोगों के पास काम होता है, लेकिन एक टाइम पीरियड जहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, सोइंग हो गई, ठीक है, उसके बाद अब जो है वो फसल को टाइम लगेगा, वो पर्टिकुलर टाइम पे जो इंडिविजुअल वो लेबर काम करती थी, अब उसके पास कोई काम नहीं है, तो वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है कुछ मंथ्स के लिए। ठीक है, सो कहते हैं सर्टन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो इस टाइम पे उन्हें कोई काम नहीं मिल पाता, तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर मैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, लेकिन अगर मैं इस रूरल, ये तो रूरल एरिया की प्रॉब्लम होगी, अर्बन एरिया में हमें कैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है? अब जैसे कई बार जो कंस्ट्रक्शन वर्क में ज़्यादातर लेबर होती है, ठीक है, अब जब रेनी सीजन आता है तो रेनी सीजन में उनका काम जो है वो कम हो जाता है, बिकॉज उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन वगैरह ये वाले जो चीज़ें हैं वो रुक जाती हैं, लोग इस टाइम पे ज़्यादा काम नहीं करवाते, तो जिसके कारण क्या होता है कि उस टाइम पे जो कैजुअल लेबरर्स हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। अब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एक काम को करने के लिए हमें जितने पर्सन की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल अब एक लैंड पे काम करने के लिए मेरे को 2 पर्सन की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन मैं उसके मुकाबले जो है 3 पर्सन लगे हैं उसी काम को करने के लिए, लेकिन उसकी आउटपुट सेम ही रहेगी, 3 पर्सन लगा के भी सेम ही चीज़ मेरे को मिल रही है और 2 पर्सन लगा के भी मेरे को सेम चीज़ मिलेगी, लेकिन मैंने क्या करा कि 1 पर्सन एक्स्ट्रा लगा दिया, तो इससे क्या हो रहा है, टाइम भले कम हो रहा है लेकिन हमारी आउटपुट जो है वो सेम है। अब आउटपुट सेम है, इससे क्या होता है कि ये जो थर्ड पर्सन है उसे हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट, मीन्स ओवरऑल आउटपुट में इसने कोई भी जो है वो इंक्रीमेंट नहीं दिया, ठीक है, कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ इसको लगाने से, वो सेम रही, लेकिन हमें जो है वो लेबर एक्स्ट्रा देनी पड़ी। सो इस तरह की जो एम्प्लॉयमेंट है, भले वो कहने को एम्प्लॉयड है, उसे पैसे जरूर मिल रहे हैं काम के, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो जीरो ही है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जीरो ही बोलते हैं हम इसकी। क्यों? क्योंकि अगर सेम काम को खत्म करने के लिए 2 लोग सफिशिएंट थे तो तीसरे की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि इन 2 लोगों ने सेम ही काम कर लेना था। ठीक है, सो इस तरह की हम एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। कहते हैं दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, यूजुअली दिस हैपेंस अमंग द फैमिली मेंबर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इन ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हमें या ये अनएम्प्लॉयमेंट हमें कहाँ देखने को मिलती है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ या वो फैमिलीज में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में रिलेटेड है, ठीक है, वो घर के सभी पर्सन जो है वही काम को करने में लग जाते हैं, ठीक है, रैदर उनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर ऐसा हो कि जो काम करने के लिए जितने पर्सन की ज़रूरत है वो उतने करे और बाकी जो एक्स्ट्रा इंडिविजुअल है वो कोई और काम करेंगे, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी, लेकिन अगर वो मतलब अगर वो इस प्लॉट पे ही काम करते थे तो कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट नहीं हुई, मीन इससे क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी जो है वो कंट्री की नहीं बढ़ी। ठीक है, दिस यूजुअली हैपेंस अमंग फैमिली मेंबर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर, वही सेम पॉइंट रिपीट हो गया। नेक्स्ट, वाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड अ पेक्युलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे हमें देखने को मिलती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन की, कि आज के टाइम पे कितनी बड़ी बड़ी डिग्रीज, MA, BA, ठीक है, MSc, BSc, BTech, इंजीनियर्स, ये सारी जो हैं इंडिविजुअल इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके बैठे हैं, यहाँ तक कि PhD भी, ठीक है, ये सारे इंडिविजुअल इतनी डिग्रीज के बावजूद भी अनएम्प्लॉयड है। क्यों इंडिया में ये ऐसी दिक्कत हमें क्यों देखने को मिल रही है, वो हम पढ़ेंगे। So कह रहे हैं कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम कॉमन फिनोमिना, मेनी यूथ विद मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेट्रिकुलेशन मींस 10th, ठीक है, 10th 12th ग्रेजुएशन, ये सारी डिग्रीज के बावजूद भी उन्हें जो है वो अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, जॉब नहीं मिल पा रही। इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज इंक्रीज। अब ये भी है कि ये टाइम के साथ बढ़ भी रही है, ठीक है। अब ये क्यों है? क्योंकि द पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर सेक्टर्स। अब इसमें क्या है कि देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अब आज के टाइम पे हर कोई, एक तो हमारी कंट्री में जो है वो भेड़चाल बहुत ज़्यादा है। अब भेड़चाल में क्या है कि उसने इंजीनियरिंग करी है तो मैंने भी इंजीनियरिंग ही कर लेनी, वो डॉक्टर है तो मेरे को भी डॉक्टर बनना है। सो इससे क्या है कि एक ही फील्ड के जो है, एक ही फील्ड में काफ़ी जो है वो इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब उस फील्ड में जो है जॉब उतनी ही है, ठीक है, जॉब्स नहीं बढ़ी हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो उस फील्ड की स्टडी कर रहे हैं, वो एजुकेशन ले रहे हैं, जिससे क्या होगा कि उस फील्ड में हमारे पास ज़्यादा यूथ आ जाएगा। अब वो फील्ड जॉब उतनी है तो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो आधे जो है वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं कुछ अदर फील्ड्स की बात करूँ तो वहाँ पे जो है वो हमारे पास यूथ है ही नहीं, उनके पास वो स्किल ही नहीं है, वो जो है वो डिग्रीज ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है कि उस काम को कर पाए, मींस वहाँ पे शॉर्टेज है, कुछ सेक्टर्स में शॉर्टेज है, कुछ सेक्टर्स में जो है हमारे पास सरप्लस है। इससे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है हमें। Then there is unemployment among the technically qualified person on one hand, while there is a dearth of technical skills required for the economic growth. अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन है,
वहाँ पे हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। लेकिन उससे हमें दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो टेक्निकल स्किल्स चाहिए, कि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए जो स्किल्स, वो है ही नहीं। मीन्स इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कितना ज़्यादा जो है वो बहुत आउटडेटेड हो चुका है। आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम की जो है ये निशानियां हैं, जो जिससे हमारे को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बिकॉज आज के टाइम पे जो स्किल्स हमें चाहिए कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो स्किल्स ही नहीं है, वैसे जो है कोर्सेज नहीं है, वैसे प्रोग्राम्स नहीं है। मैनी ग्रेजुएट स्किल डू नॉट मैच द डिमांड्स ऑफ द करंट। देखो वही प्रॉब्लम आ गई कि जो करंट जॉब मार्केट है, मीन आज के टाइम पे जॉब मार्केट जो है, जो डिमांड में है, वो स्किल्स की जो डिमांड है, वो स्किल्स उसके साथ मैच नहीं करी जो आज के इंडिविजुअल्स पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों के कारण हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है इवन विद डिग्रीज। अब इंडियाज लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन मीन्स अ ह्यूज नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल एंटर द वर्कफोर्स ईच ईयर। अब हमें भी पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है। आज के टाइम पे इंडिया जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन दी वर्ल्ड। अब इससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है वो एजुकेशन ले रहा है। ठीक है, और जो हर साल एवरी ईयर जो है वो लेबर मार्केट में एंटर कर रहा है। अब लेबर मार्केट में जॉब्स वो है ही नहीं, उनकी वो स्किल्स नहीं है जो वो जॉब के लिए चाहिए। तो जिससे क्या है कि उनके पास डिग्रीज होने के कारण भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं है, उनके पास वो एजुकेशन नहीं है, और उनके पास वो जो है एबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट आ गया, द इकोनॉमी स्ट्रगल्स टू क्रिएट इनफ जॉब्स फॉर दिस रैपिडली एक्सपेंडेड। अब सिंपल सी बात है कि कोई भी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो उससे क्या होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो न्यू क्रिएट होती है। लेकिन अब ये जो चीज़ है इसको टाइम लगता है। लेकिन जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो हर साल इंक्रीज हो रही है, हर साल एजुकेटेड पर्सन जो है वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, मास्टर डिग्रीज ले रहे हैं और बड़ी बड़ी डिग्रीज ले रहे हैं, लेकिन जॉब जो है वो क्रिएट नहीं हो पा रही बिकॉज उन्हें लगेगा टाइम। सो दिस इज वाई हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है इंडिया में। नेक्स्ट इज, इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब कौन सी फील्ड में इंडिया जो है वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। अब हमें पता है कि जो इंडियन इकोनॉमी जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है ज़्यादातर। मीन्स मोस्ट ऑफ द हमारी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयड है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर। इसमें क्या है, मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर है, इसे हम बोलते हैं इंडिया में। क्यों? क्योंकि इट नीड्स अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। इसमें हमें चाहिए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, और इससे क्या होता है कि काफ़ी सारे लोगों को जॉब भी मिलती है ज़्यादातर विलेजेस में। सो बिग पार्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसके पास हाईएस्ट पोटेंशियल है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कैसे अब हम ज़्यादा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं कि कुछ अगर हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करें, बेटर टूल्स यूज़ करके, मशीन यूज़ करके, गुड क्वालिटी सीड्स यूज़ करके और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपना के, तो इससे क्या होगा कि एडवांसमेंट होगी। ठीक है, एडवांसमेंट से क्या होगा कि आउटपुट बढ़ेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। ठीक है, तो आज के टाइम पे हम देखने को मिलता है कि जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा जो है वो आ गई है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट हो गई हैं, एरोपोनिक्स आ गए हैं, और भी काफ़ी तरह की जो है फार्मिंग हमें देखने को मिलती है। वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं। इससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है वो इसमें एम्प्लॉयड होगा और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है हमारी कंट्री में कम होगा। इट विल ऑल्सो मेक फार्मिंग मोर प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल। अब फार्मिंग को भी ये प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल बनाएगा, और इस तरीके से हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी सपोर्ट कर पाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट को भी रिड्यूस कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है, कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स इन द एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। हमने अभी प्रॉब्लम पढ़ी कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं। हमने पढ़ा कि उनकी जो स्किल्स हैं वो नहीं मैच कर रही जो आज की डिमांड है जॉब मार्केट की, और उनकी जो है पॉपुलेशन जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है लेकिन जॉब्स उतनी नहीं है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स है। अब इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे जो है वो इनका सोल्यूशन कर सकते हैं, इनकी रेमेडीज क्या होंगी कि एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हम इनको ठीक कर सकें। जो पहले नंबर पे आ गया कि टीच यूजफुल स्किल्स। स्टूडेंट शुड लर्न स्किल्स दैट कैन हेल्प देम गेट जॉब्स। हमें वो स्किल्स सीखने की जरूरत है जो हमें जॉब दिला पाए, रादर देन हम इधर उधर की चीज़ें पढ़ें। लाइक हाउ टू यूज़ कंप्यूटर्स, बिकॉज आज के टाइम पे कंप्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो है वो लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। स्पीक वेल, कम्युनिकेशन जो है हमारी अच्छी होनी चाहिए। सॉल्व प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ठीक है, सिर्फ बुक्स पढ़ना हमारे लिए इनफ नहीं रहा, हमें स्किल सीखने की भी जरूरत है। नेक्स्ट आ गया स्टार्ट जॉब बेस्ड कोर्सेज। ये जॉब बेस्ड कोर्सेज होने चाहिए, मीन्स जनरल कोर्सेज, जैसे अब जनरल कोर्सेज में मैं देखूँ ये आर्ट्स या कॉमर्स के, ये बहुत जनरल है, कोई भी इसको कर सकता है, लेकिन ये जो है कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें स्किल्ड नहीं बनाते। सो इन चीज़ को जो है वो करने के लिए ठीक हमें जॉब बेस्ड कोर्सेज चलाने की जरूरत है। जैसे हम आज के टाइम पे वोकेशनल एजुकेशन देख रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन में क्या है कि कोई पर्टिकुलर जो है वो इंडिविजुअल की स्किल डेवलप कर रहे हैं उसमें। ठीक है, भले वो टेक्निकल स्किल हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, या और भी तरह की स्किल्स हो गई। इसमें क्या है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस कैन ऑफर ट्रेनिंग फॉर द जॉब लाइक इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, टेलर, कंप्यूटर टेक्नीशियन। ठीक है, सो ये स्किल्स जो है उन्हें ज़्यादा फास्ट जो है वो जॉब दिलाने में हेल्प करेंगी। देन गिव करियर एडवाइस देना जरूरी है, क्योंकि मैनी स्टूडेंट्स चूज द रॉन्ग कोर्स बिकॉज दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल। ऑब्वियस बात है कि आज के टाइम पे हमारी कंट्री में करियर काउंसलिंग पे इतना ध्यान दिया ही नहीं जाता, कि जो सिर्फ भेड़ चाल में उसने ये कर लिया तो हम भी वही करेंगे। सो इससे क्या होता है कि जो एक्चुअल में जॉब अवेलेबल है उसके रिलेटेड जो है वो स्टडी करते ही नहीं है, वो अलग स्टडी कर लेते हैं, एंड जब वो जॉब मार्केट में एंटर करते हैं तो उनकी जो है वो स्किल मिसमैच हो जाता है।
ठीक है। अब जो टीचर्स जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें नॉलेज है वो अगर उन्हें प्रॉपर गाइड करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आगे चेंज द सिलेबस, कि हमारे जो सिलेबस आउटडेटेड हो चुके हैं, आज की स्किल्स के साथ मैच नहीं करते, आज की डिमांड्स के साथ मैच नहीं करते, कंपनीज वर्क प्लेस जो चाहती हैं उन स्किल्स के साथ मैच नहीं करते, तो हमें उन्हें चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट आगे इनकरेज स्मॉल बिजनेसेस इंकरेज करने चाहिए, कि स्टूडेंट्स जो है उन्हें सिखाना चाहिए कि वो खुद के बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो सिर्फ जॉब सर्च करने में नहीं लगेंगे, वो खुद जॉब क्रिएटर्स बन पाए। जैसे हम आज के टाइम पे देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रही है। वो क्यों कर रही है? जैसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हो गया, प्रोग्राम हो गया, या स्टार्टअप स्कीम्स काफ़ी सारी हैं। इसमें क्या है, वो स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प कर रही है गवर्नमेंट, जिससे क्या हो कि वो जॉब क्रिएटर्स बने रादर देन जॉब सीकर्स। देन नेक्स्ट है गिव रियल वर्क एक्सपीरियंस। अब रियल वर्क एक्सपीरियंस से क्या होता है कि इंडिविजुअल को एक एक्सपोजर मिलता है, उसको इंडस्ट्री के बारे में अवेयरनेस नॉलेज मिलती है कि हम कैसे जो हमें क्या करना चाहिए कि हम इस जॉब मार्केट का जो है वो पार्ट बन पाए। कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू डू इंटर्नशिप, वो इंटर्नशिप करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म जॉब्स पढ़ते पढ़ते वो कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक एक्सपोजर मिलेगा। सो इस वे में हम एजुकेशन की हेल्प से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैन यू इमेजिन इन सम विलेज विच इनिशियली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज बट लेटर केम अप विद मैनी। अब यहाँ पे आप इसमें क्या है कि खुद से आपकी क्रिएटिविटी भी देख सकते हैं कि आप कैसे इस स्टोरी को कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, खुद की क्रिएट भी कर सकते हैं, और या फिर आपकी जो बुक में एनसीईआरटी की बुक में एंड में स्टोरी है, ठीक है, उस वो स्टोरी जो है उससे आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उस स्टोरी की मैंने समरी दी है कि कैसे एक जो फैमिली थी उसने अपने एक बच्चे को जो है पढ़ाया। ठीक है, देन उसको उन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजा, जिससे वो जो है एग्रीकल्चर कॉलेज में गया और डिग्री लेके आया, जिससे क्या बना, वो एग्रो इंजीनियर बना। देन उसने एक स्पेशल तरीके का फ्लो डिजाइन करा, जिससे क्या हुआ, वीटीएल इंक्रीज हुई। अब वीटीएल इंक्रीज हुई तो उससे क्या हुआ कि जो प्रोड्यूस है वो सरप्लस होने लग गया। ठीक है, जो प्रोडक्शन थी उससे उनको प्रॉफिट अच्छा आने लग गया। प्रॉफिट अच्छा देख के क्या हुआ कि बाकी विलेजर्स ने भी जो है वो इससे उनको इंस्पिरेशन मिली। इससे क्या हुआ कि उन्होंने पंचायत को बोला कि न्यू स्कूल ओपन करें, सो दैट कि यहाँ के इसी विलेज के जो चिल्ड्रन हैं वो यहीं पढ़ सके और अच्छी एजुकेशन ले सके। देन उससे क्या हुआ कि और भी जो बच्चे हैं वो पढ़ने लग गए, हायर एजुकेशन में जाने लग गए। देन और कुछ एक फैमिली ने क्या करा, अपनी डॉटर को टेलरिंग सिखाई, जिससे क्या हुआ कि लोकल डिमांड थी टेलरिंग की, गुड क्लोथ्स की, वो इंक्रीज हुई। अब टाइम जैसे जैसे बढ़ा तो और न्यू जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने लगी। सो इस वे में हमने देखा कि एक जो है फैमिली के कारण मीन्स उन्होंने अगर अपने बच्चे को पढ़ाया, उससे मोटिवेट होके विलेज में बाकी जो है फैमिलीज ने भी अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे क्या है विलेज की ओवरऑल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई। अंडरस्टूड। सो अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, विच कैपिटल वुड यू कंसिडर द बेस्ट, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, कौन से कैपिटल को आप बेस्ट कंसिडर करेंगे और क्यों? ये आपने जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमने पढ़ा था वही सेम है कि हाउ इज ह्यूमन कैपिटल डिफरेंट। ठीक है, अब हमने उसमें पढ़ा था कि ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि ह्यूमन अगर नहीं होंगे तो बाकी रिसोर्सेज को हम यूज में ही नहीं ला पाएंगे। सो इसीलिए ह्यूमन जो कैपिटल है उसे हम बोलेंगे दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल। अंडरस्टूड। अब इस आंसर में यही लिखा है। ठीक है, अब ये थे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स, और अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से टीचर अक्सर पूछ लेता है। पहला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स। ये जो है ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आपको या 1 मार्क की डेफिनेशन में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट आ गया, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज। ठीक है, अब क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर है तो ह्यूमन रिसोर्स कैसे डिफरेंट है बाकी रिसोर्सेज से, तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। ये भी जो है ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में ही हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो पूछ लेता है एग्जामिनर। देन व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले। अब हेल्थ क्या जो है वो इंडिविजुअल की वर्किंग लाइफ में, ये भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस पे स्टार मार्क कर लो। ये क्वेश्चन तो टीचर अक्सर पूछ ही लेता है, ज्यादातर 3 मार्क्स वाले में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आ गया क्या है हमारा, वाई आर दी वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क। ठीक है, अब वुमेन लो पेड वर्क में क्यों एम्प्लॉयड है, हमने काफी डिटेल में इसको डिस्कस करा था। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स इन द एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। ठीक है, देन वाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अ पेकुलर प्रॉब्लम इन इंडिया। ये भी क्योंकि आज के टाइम पे जो ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, ये वाली अब एजुकेशन, क्योंकि हम जो है एजुकेशन का एक हिस्सा है। ठीक है, अब एजुकेशन कैसे रोल प्ले करेगी किसी भी इंडिविजुअल को जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, तो ये वाली चीज़ जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन नेक्स्ट, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चैप्टर पे ऐसी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरे को, मैं उस चैप्टर में वीडियो पहले बनाऊंगी। वैसे तो मैं हर चैप्टर की बनाऊंगी ही, आने वाले टाइम पे आपको सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स की सॉल्व एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी चैप्टर की मैं पहले बनाऊं तो मैं वो भी बना सकती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।